गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं राजवीर सर आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। हमारी नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनकी हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं। और हम लोग थोड़ा सा हिंदी में भी बात करते रहेंगे, समझते रहेंगे, जो हमारे यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं वो भी समझ पाए इस चीज़ को। ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, जिसको हम कहते हैं प्रकृति में मूल बल। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ फोर्सेस इन अवर नेचर। 4 तरीके के फोर्स हैं। सबसे पहले हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ हमारा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो हम लोग अब वन बाय वन सारे फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और हो सकता है कि हम लोग आज जो है इन 2 ही फोर्स के बारे में बात करें, लेकिन इस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे 2 के बारे में कि फिर हमको कभी भी, चाहे हम कोई सा एग्जाम दे, दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो अगर टाइम थोड़ा कम लगा तो हम लोग चारों फोर्स की बात कर लेंगे। अगर वीडियो थोड़ा हो गया तो हम लोग 2 की बात कर लेंगे, 2 की जो है अगले वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, वो क्या होता है। पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो गुरुत्वाकर्षण बल है। हम इसकी बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडी, या हम कहेंगे द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट। किन्हीं तो हमारी ऑब्जेक्ट के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। और ये जो हमारा बल है वो उनके मास की वजह से होता है। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स by virtue of their masses, by virtue of their masses, उनकी मास के वजह से, उनके मास की गुण की वजह से जो हमारा म्यूचुअल अट्रैक्शन है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब आपसी हमारा आकर्षण। और म्यूचुअल इसलिए भी कह रहे हैं कि हमारी 2 ऑब्जेक्ट हम लेते हैं यहाँ पर, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पहली वाली दूसरी को, दूसरी वाली पहली को, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है म्यूचुअल। तो आप समझ गए होंगे कि कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में एक आपसी आकर्षण होता है, और वो उनके मास की वजह से होता है, द्रव्यमान की वजह से होता है। जो आपसी अट्रैक्शन है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। और हमारी नेचर में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हों, दे ऑलवेज अट्रैक्ट, हमेशा उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। अगर 2 ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो बोर्ड पे बना के दिखा दें। इसका मास दो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए मास ऑफ दिस बॉडी, मास ऑफ दिस बॉडी, तो ये बॉडी हमारी है, इनके बीच में ये इसको अट्रैक्ट कर रही होगी और ये इसको अट्रैक्ट कर रही होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि म्यूचुअल अट्रैक्शन, एक बॉडी दूसरे को कर रही है, दूसरी को कर रही है, एक इसको कर रही है, ये वाली इसको कर रही है, ये इसको कर रही है। तो ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो ये जो फोर्स है अप्लाई ऑलवेज बिटवीन देम,
हमेशा उनके बीच में लगेगा। हम लोगों के बीच में ये फोर्स लगता है, बट आवर मास इज वेरी लेस, सो वी कैंट फील, वी कैंट एक्सपीरियंस दिस फोर्स। हम लोगों के जो मास है वो हमारी सेलेसियल बॉडी है, जो आकाशीय पिंड है, उनके कंपैरिजन में नेग्लेक्जिबल है, नगण्य है, बहुत ही कम है। तो इसलिए ये जो फोर्स है वो हमको फील नहीं हो पाता। लेकिन जो बहुत हैवी बॉडी है, उनको हम आकाशीय पिंड, सेलेसियल बॉडी कहते हैं, उनके बीच में इसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। तो आप समझ गए कि बॉडी का जो मास है जितना ज्यादा होगा, हमारा फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। ठीक, चलिए अब इस फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें न्यूटन ने एक फार्मूला दिया, एक लॉ दिया, एक नियम दिया, उसको हम न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। तो व्हाट इज न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ? नाउ वी विल डिस्कस न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है। हाँ, एक चीज और है, ये जो फोर्स हमारा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। हमेशा कैसा होता है? आकर्षण टाइप का होता है, एक दूसरे को खींचने के टाइप का होता है, कभी भी रिपल्शन नहीं होता, प्रतिकर्षण नहीं होता, एक दूसरे को दूर कभी भी नहीं करते हैं ये आपसे। तो ध्यान रखें कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ दिया वो क्या है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहे हैं न्यूटन्स न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो क्या है, उसकी हम लोग बात करेंगे। अगर हमारे पास इफ देयर आर टू बॉडी which has masses m1 and m2 respectively, जिनके मास इतने हैं, and they are separated by distance r, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी r। then according to Newton's law, the force between these two masses will be directly proportional प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इनके जो मास का प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कर रहा है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m/m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये हमारा फोर्स। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये जो फोर्स है m1 m2 जो हमारा प्रोडक्ट है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो ये चीज कम हो जाएगी। और हम समझ भी सकते हैं कि अगर हमारे दो ऑब्जेक्ट दूर दूर हैं तो फोर्स तो कम हो ही जाएगा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो जरा सी डिस्टेंस अगर हम चेंज करेंगे तो फोर्स में हमारे जो चेंज है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इट इज क्लियर? चलो, तो हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स हमारा ज्यादा होगा, मास जितने ज्यादा होंगे फोर्स उतना ज्यादा। ठीक, चलिए अब जब भी हम लोग इस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमको पता है कि ये कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे के नहीं, यहाँ पे आता है जी, कैपिटल जी m1 m2 अपार r। अब जो हमारा जी आया है, जी क्या है? जी है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका यूनिट होगा। ध्यान रखना, ये जो हमारी वैल्यू है आपसे बहुत सारे हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी जो वैल्यू है उसे आप ध्यान रखेंगे। दूसरा इसका यूनिट न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी को ऊपर लाओगे तो केजी की पावर -2 हो जाएगी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन क्लियर, इतना सही है? सही है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो यूनिट है वो हमने कैसे निकाली, ठीक है। तो यूनिट निकालने के लिए ये जो हमारा फार्मूला बना है, इस फार्मूले से हम लोग पहले जी की वैल्यू सेपरेट करें। तो आपसे कोई कहे कि भाई इस फार्मूले से आप जी की वैल्यू निकाल लो, ये जो फार्मूला आपका है इसको ब्रैकेट में हमने डाल दिया। यहाँ से जी की वैल्यू अगर आप निकालो तो जी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर जी एफ इंटू आर स्क्वेयर अपॉन एम बाय एम, राइट? ठीक है, ये सही है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जी की वैल्यू अगर इस फार्मूले से निकालेंगे तो इतनी आएगी। अब अगर हमें जी का यूनिट निकालना है तो हम लिखेंगे यूनिट ऑफ जी, जी का यूनिट निकालेंगे तो करना क्या होता है फिर हमको, इधर फोर्स की यूनिट लिख दो, फिर आर क्या है डिस्टेंस, इसकी यूनिट लिख दो, पावर लगी पावर लगा देना, नीचे m1 m2 क्या है मास, इनकी यूनिट लिख दो। तो पहले हम फोर्स की यूनिट लिख रहे हैं क्या, न्यूटन। फोर्स की यूनिट है वो है न्यूटन, और आर क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी लेंथ एक है, दूरी है, तो यूनिट हमारा हो जाएगा मीटर, मीटर स्क्वायर। अपान में m1 क्या है मास है, तो इसको हम केजी में नापेंगे, दूसरा वाला भी मास है इसको भी हम केजी में नापेंगे, तो टोटल हमारी बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके से हमारा इसका यूनिट आ जाएगा, ठीक है। यूनिट आप समझ गए, इतनी चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो वीडियो रोक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसकी डायमेंशन और चेक कर लेंगे। जो जी है इसकी डायमेंशन अभी 11वीं क्लास में तो ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगी, लेकिन 12th में जैसे हम आएंगे वहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो अभी से हम देखेंगे। दूसरा, हमारा कोई भी एग्जाम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या और कोई एग्जाम, तो इसकी डायमेंशन पूछ ली जाती है, ठीक है। डायमेंशन होता क्या है, हम लोग अपने सेकेंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या होती है। हमारी डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो वो हम लोग सेकेंड चैप्टर में, पहले इतना तो समझ गए होंगे आप। अब हम लोग इसकी डायमेंशन की बात करेंगे। इसकी डायमेंशन जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन। और कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कभी कभी कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस नहीं समझते। तो जी तो हमारा कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो जी क्या है हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो हमारा एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है, हिंदी में त्वरण कहते हैं। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो हम लिखते रहे एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, यहाँ पे एल ही रहेगा, ई बना दिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो हमारा एक्सीलरेशन है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी तो वैल्यू हमने अभी बता ही दी है आपको, और यूनिट भी बता दिया है, तो लिखने की जरूरत नहीं। ओके,
हम कह रहे हैं कि डायमेंशन, हम जी का डायमेंशन इस जी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे वो हम बात करेंगे। ठीक, फार्मूला पहले लिख लो। जी इक्वल टू हमने अभी देखा था एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, इसे निकालोगे तो यही आ जाएगा फार्मूला। अब डायमेंशन जब हम लोग निकालेंगे, डायमेंशन हमने डिम लिख दिया। ठीक, डिम जी यानी डायमेंशन ऑफ जी। अब फोर्स की जो डायमेंशन है वो आपको याद करनी पड़ेगी, एम एल टी माइनस टू। ये फोर्स की डायमेंशन, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस एक तरीके की लंबाई होती है, तो इसकी जो लंबाई की हमारी मतलब लेंथ की जो डायमेंशन वो कैपिटल एन लिखी जाती है। ठीक है बेटा, स्क्वायर लगा है तो हम लगा देंगे स्क्वायर, इसमें लगा अंदर से। ठीक है, या दो बार एल और ब्रेक, हमेशा हम बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ऑलवेज यूज बिगेस्ट ब्रैकेट या ग्रेटेस्ट ब्रैकेट। ओके, और एम जो है मास है, मास को हम एम से डिनोट करते हैं, और दूसरा वाला भी मास है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो ये वाला जो मास एक है ये इसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मास ऊपर जाएगा तो एम की पावर क्या हो जाएगी -1, और एल यहाँ पर एक है और दो एल यहाँ पर, एल की पावर कितनी हो जाएगी, एक यहाँ पर है ये एम एल, और दो पावर ये, कुल मिला के 3 पावर हो गई। ठीक है, टी की पावर क्या -2। हमेशा डायमेंशन को हम बड़े ब्रैकेट में रखते हैं, तो ये बन गई आपकी डायमेंशन। इसकी जो ग्रेविटी है, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन निकल के आती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो फोर्स की डायमेंशन है वो आपको याद रखनी है, ml_t-2। कैसे निकालिए, कुछ स्टूडेंट ना भी समझ पाए तो प्लीज कमेंट, हम आपको अलग से फिर बता देंगे कि कैसे निकालें। पहले तो अपने आप समझ जाएंगे, नहीं समझ पा रहे तो कमेंट करना ना भूलें आप। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब बात करेंगे इस फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके लक्षण क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखे दे रहे हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी किसकी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारी है वो है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, और दूसरी हम बात करेंगे कि ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, नेचर में सबसे हमारा कमजोर वीक फोर्स होता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे कि ये जो फोर्स हमारा है वो मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, और कोई खास प्रॉपर्टी अगर हाँ, तो ये जो फोर्स हमारा है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ऐसे जो भी फोर्स हैं जिनके इन्फ्लुएंस में, जिनके प्रभाव में अगर कोई हमारी बॉडी है वो मूव करती है तो उसकी टोटल जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी का मतलब यहाँ पर हुआ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी हमारी गतिज ऊर्जा, इन दोनों का जो सम है वो हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व रहने का मतलब ये होता है कि अगर हमारा कोई मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो हर जगह पर है ही, लगभग हर जगह पर है। तो लेकिन हाँ, एक कंडीशन के बाद हमारा जो ग्रेविटी है अर्थ की वो खत्म हो जाती है जब हम काफी ऊंचाई पे चले जाएंगे। लेकिन आसपास अभी हमारे अर्थ के आसपास जो भी हमारी जगह है, रीजन है, वो रीजन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगते ही लगता है। तो ऐसे में अगर कोई बॉडी हमारी मूव करती है और उसकी हमने एनर्जी पहले नापी, उसको कैसे भी मेजर किया, देन वी फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। एक सिस्टम की जो हमारी टोटल एनर्जी है वो है 20 जूल। अब उस सिस्टम को आप चाहे कहीं पर ले जाओ, कुछ भी करो, उसे मूवमेंट उसका कराओ, जब भी आप टोटल उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे
और उसका सम करेंगे, मतलब उसे ऐड करेंगे, दोनों एनर्जी को इकट्ठा करेंगे, तो हमेशा वो एनर्जी जो है वो होगी 22। ठीक है, यानी कि जितनी उसकी क्वांटिटी है वो उतनी ही क्वांटिटी रहेगी। तो इस फोर्स को हमने कहा कि ये फोर्स हमारा जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और इसको सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। अब सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्स आर दोज फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड अ फिक्स्ड पॉइंट। ऐसे फोर्स होते हैं जो एक फिक्स पॉइंट की ओर डायरेक्ट होते हैं, वो जो है एक फिक्स पॉइंट की ओर लगते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा कैसे, ऊपर से नीचे की ओर, तो इसकी एक डायरेक्शन होगी, या कहें कि जो हमारा अर्थ का सेंटर है इसकी डायरेक्शन उधर को होती है, तो एक फिक्स पॉइंट की ओर इसकी डायरेक्शन हो गई। ऐसे जो भी फोर्स हैं, जैसे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इनकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है। सेंट्रीपिटल जो हमारा अपकेंद्री बल है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा केंद्र की ओर होती है। तो ये सभी फोर्स हमारे क्या है? सेंट्रल फोर्स। तो ये प्रॉपर्टी आप लिख भी सकते हो, और मैं भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, ये जो हमारा फोर्स है, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, always attractive in nature। उसकी नेचर जो होती है वो अट्रैक्टिव होती है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे जो लगा। दूसरा जो हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है, वो है ये जो फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में सबसे वीक, कमजोर फोर्स है। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है बन लगाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन मासेस ऑफ बॉडी। बॉडी हमारे उनके मास पे डिपेंड करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है ग्रेविटेशनल फोर्स, आप पूरा लिख लेना, मैंने इतना लिख लिया। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो हम अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो वो हमसे कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज, फिर ऑप्शन दे दिए कंजर्वेटिव फोर्स, और ऑप्शन दे देंगे आपको एक हमारा फ्रैक्शनल फोर्स, ऐसे करके दे देंगे। दूसरा हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, नॉन सेंट्रल फोर्स, ऐसे करके। तो या तो कंजर्वेटिव फोर्स दिया होगा ऑप्शन में, या फिर सेंट्रल फोर्स। जो अगर कंजर्वेटिव दिया तो कंजर्वेटिव हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सेंट्रल फोर्स करके दिया तो सेंट्रल फोर्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सारी बात हमारी हो गई है किसके बारे में? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। दूसरा फोर्स जो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसकी हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इन दो फोर्स की बात करेंगे, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सेकेंड वन जो हमारा फोर्स है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्स है, इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको बहुत जल्दी से आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे,
जो कि फिर से कभी हमें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और हमारा कोई भी क्वेश्चन ना आए, चाहे हम कोई सा एग्ज़ाम दें, चाहे हमारा आईआईटी जेईई का दें या फिर हम नीट, चाहे कोई सा एग्ज़ाम देंगे तो हमारा क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। बट ये है कि इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, वो अभी हम लोग नहीं करेंगे। तो न्यूमेरिकल भी आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि जो हमारे आईआईटी वगैरह जो है वहाँ पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा इससे, ठीक है। इससे और हमारा जो ग्रेजुएशन कोर्स है दोनों से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स विच इज ऑब्जर्व बिटवीन चार्जेस, चार्ज बॉडी, तो चार्ज बॉडी के बीच में हमारा फोर्स ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है, या चार्ज जो हमारे चार्ज होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते, फिर से ये कह सकते हैं कि द फोर्स विच इज अप्लाई बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज जो हमारे हैं उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और वी हैव ऑलरेडी नो कि हमारे जो चार्ज हैं अनलाइक हैं, अनलाइक मतलब एक तरीके के नहीं है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो उनके बीच में हमेशा जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का होगा, एक दूसरे के पास आएंगे चार्ज। और दोनों चार्ज हमारे लाइक हैं, लाइक मतलब एक जैसे हैं, दोनों प्लस प्लस हैं, तो भी उनके बीच में रिपल्सन, they repel each other if both are positive in nature, दोनों ही हमारे पॉजिटिव हैं, दो चार्ज हैं वो दोनों ही पॉजिटिव हैं, then they also repel each, तो प्लस प्लस है तब भी दूर करेंगे, माइनस माइनस है तब भी दूर करेंगे। क्लियर? चलो ये सब क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, तो उसकी हमने डेफिनेशन शायद नहीं लिखी थी, तो आप अपने आप से लिख लेना, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखे दे रहे हैं, द फोर्स अप्लाई, या आप एक्सर्ट भी लिख सकते हो, एक्सर्ट बिटवीन टू चार्ज। अब टू नहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम कहेंगे बिटवीन चार्ज इस कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो हमारे यूपी बोर्ड के हैं बच्चे वो कहेंगे कि जो हमारे आवेशों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हाँ, यहाँ पे एक चीज ये सामने निकल के आई है कि ये जो फोर्स है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर, बोथ इसकी नेचर होंगी, ये अट्रैक्शन टाइप का भी होगा, रिपल्सन टाइप का भी होगा, यानी कि आकर्षण टाइप का और प्रतिकर्षण टाइप का। प्रतिकर्षण मतलब दूर दूर भगाना, आकर्षण मतलब पास पास आना, ठीक, दोनों तरीके का होगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई है बात। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो फोर्स है, मान लो दो चार्ज के बीच में लग रहा है, तो हम कैसे पता करें कि कितना फोर्स होगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी। तो जैसे कि अभी हमने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए पढ़ा था न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, वैसे इस फोर्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कौन सा? कूलॉम्स। तो कूलॉम्स ने जो हमें लॉ दिया है वो हमारे चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए दिया है, तो बिल्कुल हमारा सिमिलर है अब फोर्स जो हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में जो हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर कूलॉम्स लॉ है, बिल्कुल सिमिलरिटी है यहाँ पर। तो आप भी देखेंगे कि कितना आसान है हमारा। इन्होंने भी बताया कि अगर हमारे दो चार्ज Q1 Q2 हैं, लेट्स कंसीडर एक चार्ज हमारा Q1 यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ पर Q2 रखा हुआ है, ये चार्ज यहाँ पे, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो हमने R मान रखी है, ओके।
तो अकॉर्डिंग टू कूलाम, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम पहले कूलाम्स लॉ। If Q1 Q2 are two charges, they are separated by distance r, then according to the Coulomb's law हो जाएगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बिल्कुल ऐसे फार्मूला था, वहाँ पर m1 × r है, यहाँ पर Q1 Q2 आ रहे हैं, वहाँ पर मास आ रहे हैं, यहाँ पर चार्ज आ रहा है, चार्ज आ रहा है, बस इतना डिफरेंस है। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे हम इस सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट k आ जाता है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इस k की वैल्यू ये भी होती है कि हमारा कूलॉम्स कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो है k = 1/4 पाई, लेबोरेटरी में पाई गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह सकते हो, फ्री स्पेस या फिर हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। परमिटिविटी है वो या तो एयर की है या फिर वैक्यूम, क्योंकि दोनों की वैल्यू, परमिटिविटी की जो वैल्यू है चाहे वो एयर में हो चाहे वैक्यूम में हो, एक ही वैल्यू होती है। मान लो कि अगर हमारी जो भी हो, फिलहाल इतना मानो कि जो एयर में वैल्यू होगी परमिटिविटी की वही वैक्यूम में, ठीक है? तो इनको हम कह रहे हैं फ्री स्पेस। अगर चार्ज हमारे एयर में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हैं तो हम यहाँ पर ये जो सिंबल आ रहा है इसको हम एप्सिलॉन नॉट कहेंगे। अगर ये एयर में रखे तो हमेशा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है? अगर ये जो चार्ज है वो किसी और मीडियम में है, कोई और हमारी गैस है वहां पे रखे हुए हैं, ठीक है, और किसी मीडियम में रखे हैं, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ना लेकर के हम लोग k = लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन ले, ठीक है? एप्सिलॉन कोई दूसरे मीडियम का हमारा परमिटिविटी होगी, किसी दूसरे मीडियम, वाटर में रखे तो वाटर की परमिटिविटी होगी, किसी दूसरी एयर में रखे हुए हैं, दूसरी मतलब गैस में रखे हुए हैं, तो उसका जो भी परमिटिविटी होगा वो हम एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे। तो ध्यान रखना, कहीं आपको एप्सिलॉन देखने को मिलेगा, कहीं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि ये जो हमारी परमिटिविटी है वो तो या एयर की होगी या फिर वैक्यूम, मोस्टली एयर, क्योंकि वैक्यूम और एयर की दोनों सेम रहती है, इसलिए हम दोनों के लिए कह दे रहे हैं, ठीक है? और किसी मीडियम में तो हम एप्सिलॉन लिखेंगे। तो ध्यान रखना इसको, क्या ये है क्या वो ध्यान रखना। परमिटिविटी होती क्या है? देखो, जो परमिटिविटी है वो मीडियम में की परमिटिविटी से मतलब ये होता है कि उस मीडियम में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी आसानी से फ्लो कर सकती है, समझ रहे? जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कुछ जल्दी से मतलब आसानी से फ्लो हो जाए। तो ये परमिटिविटी हो गई हमारी। इसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू की बात करेंगे। वो वैल्यू हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे हमारा कोई सा भी एग्जाम हो, लाइक आपका IIT JEE और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हम देंगे वहाँ पर इसकी वैल्यू हमसे पूछ ली जाती है विद इट्स यूनिट। इसका यूनिट वो भी जो भी है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमारा फार्मूला, इसको हम थोड़ा और आगे कर दे रहे हैं। यहाँ पर k की वैल्यू पुट अप कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इस फार्मूले को आप नोट कर लो, ये हमारा कूलॉम्स लॉ है और कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारा फार्मूला हमको मिल गया। तो आई होप आप ये सारी चीज़ समझ गए होंगे। अब हमें जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आया इसकी वैल्यू निकालनी है और पूरे इस k की वैल्यू याद करनी है, इस पूरे k की वैल्यू
यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस पूरे की वैल्यू क्या होगी हम लोग वो भी देखेंगे, और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है वो भी देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है, डायमेंशन भी हमसे पूछी जाती है। इतना काम करेंगे अभी हम लोग, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसकी पहले यूनिट निकालते हैं। तो फार्मूला क्या है हमारा, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1, ये तो ऐसे रहेगा, Q1 Q2 अपान में 4 पाई इंटू में ये एफ और आ जाएगा, एफ और आर स्क्वायर। हमारा राइट, ठीक है ना। अब वैल्यू निकालेंगे ना एप्सिलॉन नॉट की, ये चीज इधर चली जाएगी और ये यहाँ पे आ जाएगा बस। अब यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो क्योंकि यूनिट लिखो आप, क्योंकि आज चार्ज कूलम, दूसरा वाला भी चार्ज कूलम, 4 पाई, ये तो हमारा कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं होगा। फोर्स की यूनिट न्यूटन, और ये डिस्टेंस है आर, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसको कूलम स्क्वायर न्यूटन की पावर 1 - 1 और मीटर की पावर -1, ये यूनिट आ गई है। वैल्यू की बात करें, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट वो हमारी होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻⁻12 और क्या आएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू रहती है जो आपको याद रखनी है। दूसरा हमारा रहता है, अब इसके की वैल्यू में और निकालते हैं, ठीक है। तो पूरा फैक्टर जो आ रहा है k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.9 इंटू 10⁻⁹ और यूनिट इसका आ जाएगा हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसे आ जाएगा, अगर हम लोग यहाँ से निकाल दें, ये पूरा के का काम करता है, तो यहाँ से के की वैल्यू अगर निकाल दी जाए, ये के मान, ये के होता है, ठीक है। तो इसको रोक लो यहीं पर, एफ इधर आ जाए, सॉरी आर स्क्वायर इधर आएगा, तो एफ इंटू आर स्क्वायर, हमें रोकना है इस चीज को, बाकी सब चीज को इधर भेजना, इसको भेजेंगे तो इंटू, ये चीज अपान में आ जाएगी। आप समझते हैं ना ये बात, Q1 Q2, ठीक है। अब यूनिट अगर निकालेंगे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, दो पावर लगी पावर, मीटर मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलम कूलम, दो बार कूलम कूलम आएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये के की वैल्यू आप नोट कर लीजिए, और यूनिट भी हमने लिख रखी है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके, तो सारी चीजें हमें ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। अब हम लोग इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी की बात कर ले रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो हम सिर्फ यहाँ पर प्रॉपर्टी हेडिंग डाल दे रहे हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1 ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इज attractive and repulsive both in nature,
दोनों ही तरीके का होगा। और ये जो हमारा फोर्स है स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे हमारा स्ट्रोंग होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻36 टाइम्स, इतने गुना यानी बहुत ज्यादा गुना स्ट्रोंग होता है। और ये जो फोर्स हमारा है डिपेंड्स चार्ज ऑन द बॉडीज। ठीक, चार्ज पे डिपेंड करता है। और कोई खास प्रॉपर्टी मुझे याद नहीं आ रही है, और दोबारा कभी याद भी आई तो हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे जिसमें हमारे दो फोर्स अभी बाकी हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आप लोगों को हम बता देंगे। हमारी कोई भी प्रॉब्लम है फिर यू कैन कमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे पढ़ते रहिए। टिल देन कीप हैप्पी। बाय।